हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। कैसी है हमारी क्लास, कैसे हैं हमारे क्लास 11th के बच्चे। आई होप सारे अच्छे होंगे, सब फिट एंड फाइन होंगे। भाई मैं तुम्हारा ईशान पराशर सर, ठीक है। मैं तुमको स्टैटिस्टिक्स के सेकंड वन शॉट की ओर लेकर आ गया हूं, ठीक है। हमारा स्टैटिस्टिक्स का जो फर्स्ट वन शॉट था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसका क्या रोल है इकोनॉमिक्स के अंदर, वो सब चीजें डिस्कस करी थी, है ना। तो अब हम ना अपने सेकंड वन शॉट पर आ गए। हमने एक छलांग लगा दी है, अगर तुमको याद हो तो। हमने ना जब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स हम कर रहे थे तो उसमें हमने स्टेप्स देखे थे, बहुत सारे ना स्टेप्स थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप्स। वो सारे स्टेप्स हमको करने थे, ये स्टैटिस्टिक्स के सारे स्टेप्स थे, जिसमें से फर्स्ट स्टेप था कलेक्शन ऑफ डेटा, सेकंड था ऑर्गेनाइजेशन। तो सर आप पहले कलेक्शन ऑफ डेटा कराओ ना, पहले ऑर्गेनाइजेशन क्यों करा रहे हो। इसके पीछे ना कारण है, कुछ कारण की वजह से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा वाला पहले करा रहा हूं। कलेक्शन ऑफ डेटा वाला ना बहुत आसान है, एंड दैट इज अ प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर। एंड स्टैटिस्टिक्स ना इतनी थ्योरेटिकल है नहीं भाई, हमारे एग्जाम में इतनी थ्योरी आती नहीं है। कलेक्शन ऑफ डेटा से जितनी चीजें आएंगी वो मैं कराऊंगा, कलेक्शन ऑफ डेटा का वन शॉट भी तुमको मिलेगा। बट दिस वन शॉट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर दी अपकमिंग वंस, जो अपकमिंग मुश्किल वाले हैं तुम्हारे चैप्टर्स आने वाले हैं ना, तगड़े वाले, मीन मीडियन मोड, कोरिलेशन, वो सब चैप्टर्स जो हैं उनके लिए तुमको ये वाला चैप्टर का बेस बनाना पड़ेगा। पहले बेस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके बाद उसके ऊपर सामान डालना पड़ेगा। तो भाई इससे हम बेस बना लेते हैं, पहले अपना नींव खड़ी कर लेते हैं घर की, जिससे का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ये सेकंड स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप क्या था, जो भी हमें डेटा कलेक्ट करना है, जिस भी बारे में डेटा कलेक्ट करना है, मान के चलो इंडिया की पॉपुलेशन देखनी है, तो सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कलेक्शन हो जाएगा डेटा का, किस भी मेथड से होगा, कैसे होगा, वो सब कलेक्शन ऑफ डेटा वाले चैप्टर में देखेंगे। बट डेटा कलेक्ट होने के बाद वो डेटा ऑर्गेनाइज कैसे होता है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। कैसे हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे उस्ताद जी। आगे चलते हैं। अब चैप्टर का नाम देख ही लिया तुमने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है। आज के गोल्स क्या क्या रहने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हम इधर करने वाले हैं, वो चैप्टर जैसे जैसे आगे चलता रहेगा वैसे वैसे मैं तुमको टॉपिक्स बताता रहूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसका मीनिंग, ठीक है। मीनिंग के साथ शुरुआत करेंगे, फिर आगे चलते चलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या होता है, हमने जो डेटा कलेक्ट कर लिया सर, उसको एक सिंपल इजी वे में प्रेजेंट करना। अब देखो इंडिया का, मैंने कहा इंडिया की पॉपुलेशन मुझे मेजर करनी है, दैट इज अ डेटा, ठीक है। उस पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए मैं इंडिया के हर एक इंडिविजुअल के पास जाऊंगा, उनसे डेटा कलेक्ट करूंगा कि आपकी फैमिली में, हर एक फैमिली के पास जाऊंगा, ठीक है, कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, ऐसे ऐसे सबके पास जाऊंगा मैं, ठीक है भाई। तो मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया, बट यार इतना बड़ा डेटा मुझे एनालाइज करना है या फिर इसका यूज करना है, तो यार मेरे को इतना अरबों करोड़ों पॉपुलेशन जो हमारे देश की है, करोड़ों में पॉपुलेशन है, उसको एनालाइज करने में, एक एक बंदे का डेटा देखने में कितना, मतलब मेरा सर गर्म हो जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा। तो उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा मुझे। कैसे ऑर्गेनाइज करूंगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा अलग अलग चीजों में। बहुत तरीके हैं ऑर्गेनाइज करने के, तुम मुझे बता दो तरीके, तुम चैट बॉक्स में मुझे तरीके बताओ कि इंडिया की पॉपुलेशन को आप अलग अलग तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो एक हमारा भाई बोलेगा, कहेगा सर स्टेट वाइज ऑर्गेनाइज कर दो, ठीक है, दिल्ली अलग, महाराष्ट्र अलग, बिहार अलग, ऐसे हर स्टेट की पॉपुलेशन ऑर्गेनाइज कर दो कि दिल्ली में इतने हैं, बिहार में इतने हैं, ऐसे। दूसरा हमारी एक बहन कहेगी कि सर जेंडर के बेसिस पे वो कर दो ऑर्गेनाइज, मेल फीमेल, या फिर और भी जो हमारे जेंडर्स होते हैं, न्यूट्रल जेंडर, ये सब इन बेसिस पे कैटेगराइज कर दो। एक ने ये कहा। एक कहेगा कि ना सर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑर्गेनाइज कर दो, रिच सेक्शन को अलग, पुअर सेक्शन को अलग, और मिडिल क्लास सेक्शन को अलग, लोअर मिडिल क्लास को अलग, अपर मिडिल क्लास को अलग, ऐसे कर दो। तो यार ऐसे बहुत सारे सजेशंस मुझे मिलेंगे। तो बस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही होता है, जब हम अपने कलेक्टेड डेटा को, जो भी हमने डेटा कलेक्ट करा, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा डेटा है, जब हम उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर क्वालिटीज, उसी को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहते हैं। अरेंजिंग डेटा अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे अलग अलग भागों में बांट देना, अलग अलग ग्रुप्स में बांट देना, उसी को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहते हैं।
कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है, आसान करने में हेल्प करता है, कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। अब मुझे कंपैरिजन करना है कि बिहार की पॉपुलेशन ज्यादा है या महाराष्ट्र की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अगर मेरा डेटा ऑर्गेनाइज्ड होगा तो मैं फटाक से देख के बता दूंगा कि बिहार की ज्यादा है भाई पॉपुलेशन। टू मेक एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इजी, हमारे जो आगे के स्टेप्स रहते हैं, अगर तुमको याद हो जो स्टैटिस्टिक्स के स्टेप्स हैं उसमें फोर्थ स्टेप होता है एनालिसिस ऑफ डेटा, फिफ्थ स्टेप होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो फोर्थ और फिफ्थ स्टेप को आसान बनाने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की मीनिंग हो गई भाई, दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। सेकंड, अब जो हमने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने तुमको एग्जांपल दिए कि स्टेट्स के बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हो सर आप, उसके अलावा आप किस बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हो, जेंडर के बेसिस पे कर सकते हो या फिर स्टेटस के बेसिस पे कर सकते हो। ये सब बेसिस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन अब और डिटेल में जानते हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा सेकंड टॉपिक जो हम आज हमारे टुडे गोल में रहने वाला है वो है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एक ही मतलब होता है, क्लासिफिकेशन बोल लो ऑर्गेनाइजेशन बोल लो, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। तो अब हम टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है गाइस, तो अब टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। हमारे सिलेबस में टोटल 4 टाइप्स की क्लासिफिकेशन रहेगी। एक एक क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इसके ना अलग अलग नाम होता है, तो इसको एक बार ही देख लेना। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को किसी किसी बुक में और किसी किसी एग्जामिनेशन में टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी बोल देते हैं। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन को स्पेटियल क्लासिफिकेशन भी बोल दिया जाता है बहुत सारी बुक्स के अंदर। तो ये इनके अलग अलग नाम है, प्लीज ध्यान रखना। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तो सेम रहता है। अब इनके बारे में ना थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। सर क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब एक ही होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में हम क्या कर रहे हैं, सिमिलर क्वालिटीज में बांट दे रहे हैं। तो अगर नाम से ही पता लग रहा है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, अगर हम उसको पर्टिकुलर किसी प्लेस या रीजन के बेसिस पे बांट दे रहे हैं डेटा को, तो वो ज्योग्राफिकल या फिर स्पेटियल क्लासिफिकेशन होता है। डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल लोकेशन और रीजन। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारी पॉपुलेशन को अगर हम अलग अलग रीजन्स में बांट दे, बिहार की अलग, महाराष्ट्र की अलग, तमिलनाडु की अलग, तो वो क्रोनोलॉजिकल नहीं, ज्योग्राफिकल या फिर स्पेटियल क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्रोनोलॉजिकल या फिर टेम्पोरल क्लासिफिकेशन क्या होता है, व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, जब टाइम के बेसिस पे हम अपने डेटा को बांट देते हैं। अगर तुम में से कोई स्टॉक मार्केट मॉनिटर करता है या फिर किसी ने भी बैलेंस शीट्स बनाई है ना अकाउंटेंसी के, तो तुम स्टूडेंट्स हो, अभी हो गए हो, तो अब अकाउंटेंसी पढ़ोगे तो बैलेंस शीट ये सब चीजें देखोगे, तो ना हर एक ईयर का प्रॉफिट मेंशन होता है। कोई भी बड़ी कंपनी होती है ना, कोई भी एक बड़ी कंपनी है जो 2010 या 2002 से चलती हुई आ रही है, तो जब हम उसका स्टॉक मार्केट मेजर करते हैं ना, तो उसका ना प्रॉफिट शो होता है 2002 का, एक 2003 में, 2004, 2005, 2006। तो हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, उस कंपनी के प्रॉफिट को हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई या ऑर्गेनाइज करा, ऑन दी बेसिस, ऑन दी क्रोनोलॉजिकल बेसिस। हमने उसके प्रॉफिट को डिफरेंट ईयर्स में, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में बांट दिया, दैट इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म फॉर डिफरेंट ईयर्स है ना, 2010 का अलग प्रोडक्शन, 2012 का अलग, 2013 का अलग, इस हिसाब से। ये थर्ड और फोर्थ मैं नहीं बता रहा, ये दोनों तो इजी से, बस इनके नाम याद रख लेना। जगह के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है, रीजन प्लेस के बेसिस पे तो ज्योग्राफिकल या स्पेटियल। टाइम के बेसिस पे ईयर, मंथ, वीक, पर डे के हिसाब से अगर क्लासिफिकेशन हो रहा है तो वो क्रोनोलॉजिकल या टेम्पोरल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऐसे नहीं बताएंगे, इसके लिए आपको पहले ये 2 वर्ड्स का मतलब बताऊंगा। ये 2 वर्ड्स तुम्हारे सामने लिखे हैं, इन 2 वर्ड्स को ध्यान से देखो। ठीक है भाई साहब, भाई साहब, बहन जी, दोनों देखो भाई साहब। वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट, ये 2 वर्ड्स है, वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट। इन दोनों में फर्क क्या है, क्या डिफरेंस है भाई साहब दोनों में।
वेरिएबल की बात करूं ना, वेरिएबल का तो मैं पूरा लिख के लाया हूं, उससे पहले तुमको एट्रीब्यूट का बता देता हूं। एट्रीब्यूट का यही, एट्रीब्यूट बहुत छोटी सी चीज है, एट्रीब्यूट का मतलब यही कोने में बता देंगे। एट्रीब्यूट इज अ क्वालिटेटिव फीचर, क्वालिटेटिव फीचर बोल लो या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक बोल लो। एंड जो हमारा वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल इज जर्नली अ क्वांटिटेटिव वैल्यू, क्वांटिटेटिव वैल्यू या फिर क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है भाई, है ना, हम इतना वर्ड सुनते आए हैं, क्वांटिटी, भाई मेरे को इस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी चाहिए, मुझे ये प्रोडक्ट क्वांटिटी में चाहिए, मतलब ये वो वाला चीज नहीं है, ठीक है, जो हम पढ़ते हुए आए हैं कि क्वालिटी या फिर क्वांटिटी, जो हम एक प्रोडक्ट की बोलते हैं ना कि इसकी क्वालिटी अच्छी है भाई, क्वांटिटी मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, वो वाला नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। दिस क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इज अ सम डिफरेंट, थोड़ा सा वेरिएशन है दोनों के अंदर। क्वांटिटी तो वही है, देखो क्वांटिटी का मतलब है कोई भी फीचर, कोई भी ऐसा करेक्टरिस्टिक जो अनमेजरेबल है, ठीक है, कोई भी एक ऐसी चीज जो अनमेजरेबल हो गई ना, इसका मतलब वो उस चीज की क्वालिटी डिफाइन कर रही है, ठीक है, उसको एट्रीब्यूट कहा जाता है। जैसे कि क्वालिटेटिव फीचर्स के कुछ एग्जांपल देना सर, जैसे आपने ना डेटा को क्लासिफाई करा था ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, अगर याद करो वो पॉपुलेशन को आपने कैसे क्लासिफाई करा था, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर करा था, तो जेंडर हो गया मेल फीमेल या फिर कोई भी ट्रांसजेंडर, ये सब जो हमने क्लासिफिकेशन किसमें करा, जेंडर के बेसिस पे। तो क्या हम जेंडर को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं क्या मेल नंबर में मेजर हो सकता है 10 20? नहीं। तो ये जो जेंडर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ, ये हमने एक तरीके से एक क्वालिटेटिव फीचर पर क्लासिफिकेशन करा है, तो उसको क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। एंड इस क्वालिटेटिव फीचर का एक स्पेशल नेम होता है, उसको एट्रीब्यूट कहा जाता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना प्लीज गाइज गर्ल्स, इसको प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। और क्वालिटेटिव फीचर के एग्जांपल दो, मैंने कहा था जब हमने अपना वो पॉपुलेशन के डेटा के अंदर हमने क्या करा था सर, जब हमने डेटा को स्टेटस के बेसिस पे बांट दिया था, रिच पुअर मिडिल क्लास, दैट इज ऑल्सो अ क्वालिटी। अगर मैं किसी डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ ऑनेस्टी बांट दूं कि भाई हम अपनी पॉपुलेशन को ऐसे बांटते हैं, ऑनेस्ट पर्सन डिसऑनेस्ट पर्सन, तो हमने अपने डेटा को ऑनेस्टी के बेसिस पे बांट दिया, ऑनेस्टी के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया, दैट इज ऑल्सो अ क्वालिटेटिव फीचर। तो जब हम अपने डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट बांट देते हैं, दैट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। एंड वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है एक क्वांटिटेटिव फीचर, ये था क्वालिटेटिव फीचर, ये है क्वांटिटेटिव फीचर। क्वांटिटेटिव मतलब एनीथिंग विच इज मेजरेबल, जैसे कि अगर हम किसी पॉपुलेशन को ऑन द बेसिस ऑफ हाइट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, हाइट के बेसिस पे लोगों को बांट दिया भाई, तो हाइट तो अलग अलग होती है ना, 70 वाले हाइट, 170 वाले हाइट वाले अलग, 171 वाले अलग, 172 वाले अलग, 173 वाले अलग, ठीक है ना। तो हमने एक ऐसी चीज पे क्लासिफिकेशन करा जो चीज मेजरेबल थी, जैसे कि हाइट। मैंने इस पॉपुलेशन को इनकम के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इनकम भी क्या है, मेजरेबल है, कि भैया 20,000 इनकम वाले, 21,000 इनकम वाले, 30,000 इनकम वाले, इस तरीके से हमने इनकम के बेसिस पे जब डिस्ट्रीब्यूट करा पॉपुलेशन को, तो वो भी एक क्वांटिटेटिव फीचर के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो मतलब वो भी वेरिएबल था एक, ठीक है। ऐसी चीज, वेरिएबल इज एनीथिंग विच इज क्वांटिटेटिवली मेजर्ड, मतलब उसको न्यूमेरिकली मेजर करा जा सकता है, बट एट्रीब्यूट इज एनीथिंग विच इज नॉट क्वांटिटेटिवली मेजर्ड, मतलब उसको न्यूमेरिकली मेजर नहीं करा जा सकता, ठीक है ना। अ वेरिएबल रेफर्स टू दैट क्वांटिटी, ध्यान से देखना, क्वांटिटी विच इज सब्जेक्ट टू चेंजेस एंड विच कैन बी मेजर्ड बाय सम यूनिट, है ना। जैसे प्राइस को रुपीज में नापा जाता है, हाइट को सेंटीमीटर में नापा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ वेट को अगर करेंगे तो केजीज में नापा जाएगा। प्राइस इज अ वेरिएबल एज प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज इज डिफरेंट, अ वेरिएबल में बी आइदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। ये क्या चीज लिखा है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, इसके बारे में बताऊंगा, अभी 2 मिनट के लिए छोड़ देना इसको, डिस्क्रीट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, 2 मिनट के लिए अभी छोड़ देना, अभी इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। हमारा जो नाता रहता है ना, वो वेरिएबल के साथ ही रहता है। हम आगे फर्दर स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, तो एट्रीब्यूट्स इतना ज्यादा जरूरी हमारे लिए नहीं है, बट वेरिएबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस,
वेरिएबल इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस एंड गर्ल्स। ये देखो, ये रही हमारी वेरिएबल, 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। वो जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वाली बात हो रही थी ना, उसी बारे में आते हैं। एंड ये देखो, ये हमने दोनों यहां पे कंप्लीट कर लिए। ध्यान से देखना, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, और उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम क्या है? एट्रीब्यूट्स। व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स विच कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, क्वांटिफाइड मतलब उनको नंबर्स में मेजर नहीं करा जा सकता, जैसे कि रिलीजन, कास्ट, ऑनेस्टी, ये सब क्वालिटीज हैं, इनको मेजर नहीं करा जा सकता। तो अगर किसी क्वालिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है, दैट इज अ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज और वेरिएबल्स। इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को क्या कहा जाता है? वेरिएबल्स कहा जाता है। जैसे कि हाइट, हाइट के बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन करा हमने पॉपुलेशन का, तो हाइट को हम मेजर कर सकते हैं, 170, 171, 172। वेट को मेजर कर सकते हैं, 80 किलो, 81 किलो, 90 किलो, इस तरीके से लोगों को हम बांट देंगे। इनकम को मेजर कर सकते हैं, सेल्स मेजर हो सकती है। ऑल दीज थिंग्स आर न्यूमेरिकली मेजर्ड, एंड इनके बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन होगा तो वो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होगा। एंड इसके आगे लगा लो स्टार, क्योंकि आगे की जितनी भी हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं सर, आगे हम जितनी भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे वो किसके बेसिस पे पढ़ेंगे? तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स मतलब नंबर्स, ऊपर तक नंबर्स का कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ रीजन हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज हो गया। बट व्हेन द डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, दैट इज द स्टैटिस्टिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी। ये वाली स्टैटिस्टिक्स हमको आगे पढ़नी है, ठीक है गाइस। तो बस इसी के बारे में हल्का सा आपको बता देता हूं। ये एक चीज देख लेना, इसको 2 टॉपिक्स एक ही साथ बता दूंगा, 2 टॉपिक्स। एक टॉपिक है स्टैटिस्टिकल सीरीज, डिफरेंट टाइप की सीरीज, या फिर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, है ना। अभी हमने पढ़ा था ना 2 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अभी दोनों का मतलब बता दूंगा। इसी के अंदर दोनों चीजें समझ आ जाएंगी तुमको, इसी के अंदर सारी चीजें, बस इसी डायग्राम के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड फिर रिकैप भी कराऊंगा फटाक से। बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, टटपुंजिया सा चैप्टर, टटपुंजिया। अब ये कोई गलत वर्ड नहीं होता, मतलब इजी चैप्टर है, इजी। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। स्टैटिस्टिकल सीरीज की बात कर रहे हैं ना। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल सीरीज, इसको तो बिल्कुल ही अलग कर दो। सेकंड वन इज डिस्क्रीट सीरीज, एंड द थर्ड वन इज कंटिन्यूअस सीरीज। इसी के अंदर वेरिएबल्स भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि कौन से 2 टाइप के वेरिएबल थे? डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो जब हम डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ेंगे ना, तो वहां पे तुम्हारा डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल भी समझा दूंगा तुमको। टेंशन मत लो गाइस, टेंशन नहीं लेनी है। तो अब ना एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। इंडिविजुअल सीरीज हमारी वो सीरीज रहती है, इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज रहती है। इंडिविजुअल सीरीज इज नथिंग बट the raw data collected। जो पिछला चैप्टर है, जो कि अभी मैंने तुमको कराया नहीं है वन शॉट के अंदर, बट स्टिल बस वो सिंपल सा चैप्टर है, उसके अंदर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो हमने जो डेटा कलेक्ट करा है, वो जो रॉ फॉर्म में डेटा को जब हम लिख देंगे, जैसे कि मेरे को बोला गया कि अपने सोसाइटी के लोगों का डेटा मेजर करो कि आपकी सोसाइटी में कितने लोग हैं या आपकी कंट्री में कितने लोग हैं। तो आप उस चीज का डेटा कलेक्ट करने चले गए, और आपने जो डेटा कलेक्ट करा वो मतलब वो जो भी डेटा था आपने सीधा सामने लाके रख दिया, ठीक है। कि भैया हमारी सोसाइटी में 100 लोग हैं, ये लो 100 लोगों का डेटा। जो फ्लैट नंबर 1 में रहते हैं उनका नाम रामू, फ्लैट नंबर 2 में श्यामू, फ्लैट नंबर 3 में टामू, ऐसे करके हमने सबका नाम लिख दिया।
ठीक है। तो जब इंडिविजुअल सीरीज इज नथिंग बट द रॉ डेटा कलेक्टेड, उसी को इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। ये देखो इधर थोड़ा सा शायद और क्लैरिटी मिल जाए। द डेटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा, एंड रॉ डेटा को ही इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। जैसे कि इधर लिखते हैं डेटा ऑफ 10 स्टूडेंट्स, डेटा ऑफ मार्क्स obtained by 5 students of ABC पब्लिक स्कूल। ठीक है, ABC पब्लिक स्कूल के अंदर 5 स्टूडेंट्स का डेटा हमारे पास प्रोवाइडेड है। तो वो इंडिविजुअल सीरीज या रॉ डेटा कैसा होगा? स्टूडेंट नंबर 1 का नाम है ए, स्टूडेंट नंबर 1 का बी, सी, डी एंड ई। इसके मार्क्स आए हैं 10 मार्क्स का टेस्ट था, ये पूरे नंबर लेके आया, ये 9 नंबर लाया है, ये 10 लेके आया है, ये 8 लाई है एंड ये 10 लाया। तो दिस इज व्हाट, ये देखो ये भी तो एक तरीके से हमारे को क्या प्रोवाइडेड है, दिस इज द रॉ डेटा ऑफ 5 स्टूडेंट्स। ये 5 स्टूडेंट्स का रॉ डेटा है एंड इसी को इंडिविजुअल सीरीज के नाम से जाना जाता है। इसी को इंडिविजुअल सीरीज के नाम से अपन जानते हैं। तो अब इंडिविजुअल सीरीज कोई इतनी तोप चीज नहीं है, उसको साइड में कोने में ही पड़ा रहने दो, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज इस चैप्टर से रिलेटेड ही नहीं है। ये तो कलेक्शन ऑफ डेटा से रिलेटेड है कि भैया जो भी आपने रॉ डेटा कलेक्ट करा था उसी को इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं, बस बात खत्म। दिक्कत परेशानी आती है यहां से, ये जो 2 सीरीज हैं डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, इनमें आती है मेन परेशानी। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर तुमको क्लास साइज एंड उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मेंशन्ड होगी। क्लास साइज डिनोट होता है x से, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं f के साथ। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर तुमको क्लास इंटरवल, ठीक है, जिसको डिनोट करा जाता है CI से, क्लास इंटरवल, एंड उसके करस्पॉन्डिंग में फ्रीक्वेंसी मेंशन्ड होगी। नहीं समझ आया सर कि क्लास साइज क्या होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल क्या होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, कुछ भी समझ नहीं आया, मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, मत समझ आने दो, अब समझा देंगे तुमको। ये देखो इस तरीके से जब डेटा तुमको प्रोवाइडेड हो, इस तरीके से डेटा प्रोवाइड कर दिया तुमको, सबसे पहले तो ये टैली मार्क ठीक कर दूं, 4 है 5 है तो इस पे ये लगाओ, इस पे भी ये लगाओ, इस पे भी। अब देखो ये क्या हुआ, ये जो स्कोर है, ये ना बहुत सारे बच्चे थे हमारी क्लास में, मुझे नहीं पता कितने बच्चे हैं, बट मैंने ना फिर भी मैंने कहा ये जो डेटा है दिस इज द डेटा ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट्स। 25 स्टूडेंट्स हैं क्लास में एंड उनका ये डेटा है। अब यार सर अभी आपने बताया था जैसे पिछले जो पिछला वाला था ना हमारा, जो पिछले वाली सीरीज थी इंडिविजुअल सीरीज, उसमें तो अगर 5 बच्चों का डेटा था तो 1 2 3 4 5 करके ऐसे लिखा हुआ था, बट ये तो 25 स्टूडेंट्स का डेटा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 ऐसे करके लिखा होना चाहिए था, बट ये तो इतना में ही आ गया। क्योंकि इसने पता है एक मतलब इसने ना एक चालाकी करी, इसने क्या करा, ये क्या है, डिफरेंट स्कोर्स हैं, बच्चों के स्कोर्स हैं, ध्यान से ये स्कोर्स है ना, और स्कोर्स को न्यूमेरिकली मेजर करा जा सकता है, स्कोर्स को न्यूमेरिकली मेजर करा जा सकता है, और जो चीज न्यूमेरिकली मेजर करी जा सकती है उसको कहा जाता है वेरिएबल। ठीक है, उसको कहा जाता है वेरिएबल।
अब ये कौन से टाइप का वेरिएबल है, यहां पर ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। अब डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस में मुझे डिफरेंस नहीं समझ आ रहा सर। डिस्क्रीट का मतलब समझ लो, कंटीन्यूअस का अगले वाले में समझाऊंगा। डिस्क्रीट का ना नाम से पता लग रहा है डिस्क्रीट, अगर इंग्लिश में नहीं भी समझ आ रहा तो ना यार, एक होता है ना ऐसे बोलता है यार दिस इज द डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, मतलब यार कितनी हद हो गई, मतलब ये एक डेफिनेट वैल्यू को डिफाइन करता है। ठीक है, चलो इंग्लिश को गोली मारो, ये एक ना एक डेफिनेट वैल्यू को डिफाइन करता है डिस्क्रीट का मतलब कि भाई देखो ये वेरिएबल्स हैं, ये जितने भी बच्चों के स्कोर्स आए हैं 13, 14, 15, 16, 17, ये जितने भी स्कोर्स हैं ये सब डिस्क्रीट है। 13 का मतलब 13 ही होता है, 13 का मतलब 13.4 नहीं होता, 14 का मतलब 14 ही होता है, 14.7 नहीं होता। तो दीज वेरिएबल्स आर डिस्क्रीट, मतलब ये स्टिल हैं, अपनी जगह पे स्थित हैं, आगे पीछे नहीं है। ठीक है ना, तो 13 मार्क्स आए हैं बच्चों के, 14 स्कोर आया है, 15 आया है, 16 आया है, 17 आया है, इतने ही मार्क्स आए हैं बच्चों के। 13 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे हैं, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 13 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो 2 बच्चे हैं। 14 मार्क्स लाने वाले 4 बच्चे हैं, 15 मार्क्स लाने वाले 5 बच्चे हैं, 16 मार्क्स लाने वाले 8 हैं, 17 मार्क्स लाने वाले 6 हैं। तो टोटल कितने बच्चे हमारे पास हैं, 2 4 6 6 5 11 11 और ये 19 19 6 25। तो मेरे पास टोटल 25 बच्चों का डेटा आ गया। स्कोर्स थे, न्यूमेरिकली मेजर कर सकते थे, इसका मतलब वेरिएबल है। कौन से टाइप का वेरिएबल था, डिस्क्रीट, क्योंकि वैल्यू इज फिक्स्ड। 13 का मतलब 13 ही होता है, 14 का मतलब 14 ही होता है। अब ये देखो, अब तुमको फर्क समझ आएगा कि डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस में फर्क क्या है। वहां पे तो आपने बोल दिया, कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट में क्या फर्क है, ये चीज ध्यान से देखना। एंड एक चीज यहां पे मैं लिखना रह गया, ये पेपर में ना हमारे को कंफ्यूज कर देता है ये डिस्क्रीट सीरीज का ना एक और नाम भी होता है। कहां लिखूं, यहीं लिख देता हूं नीचे। डिस्क्रीट सीरीज को अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं इसको, और कंटीन्यूअस सीरीज को ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। अब ऐसा इसको क्यों कहा जाता है, इसको ग्रुप्ड और इसको अनग्रुप्ड क्यों कहा जाता है, इसका मतलब भी अभी समझ आ जाएगा तुमको। ठीक है, कंटीन्यूअस सीरीज को देखो, इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है ना, इसमें जो वेरिएबल होगा, इसमें भी वेरिएबल ही रहने वाला है, बट वेरिएबल कैसा रहेगा, इसमें वेरिएबल स्टिल रहने वाला है। वेरिएबल कैसा रहेगा, ओ सॉरी, वेरिएबल स्टिल तो डिस्क्रीट के अंदर होता है, वेरिएबल ग्रुप के अंदर होने वाला है। ये देखो 150 से 200 का ग्रुप, 200 से 250 का ग्रुप, जब वेरिएबल ग्रुप के अंदर रह रहा है तो उसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, या फिर कंटीन्यूअस सीरीज भी कहते हैं। अब देखो यहां पर भी मुझे क्लास इंटरवल्स प्रोवाइडेड हैं, एंड मैंने यहां पर पता है क्या लिख दिया, ये हैं क्लास इंटरवल्स, किस चीज के, मार्क्स ऑब्टेन्ड के। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। तो अब इस टेबल का मतलब क्या है, इस टेबल है डेटा ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट्स के द्वारा लाए गए मार्क्स इसके अंदर दे रखे हैं। अब ये वाला ना सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है, सबसे ज्यादा कारगर जो है ना वो कंटीन्यूअस सीरीज का ही रहता है हमेशा रोल। क्यों ऐसा है, क्योंकि यार अगर देखो ये जो आपने अभी पिछले जो डिस्क्रीट सीरीज था वहां पे आपने स्कोर्स लिख दिए, स्कोर्स कैसे लिखे आपने, 13 14 15 ऐसे करके। यार कोई ऐसा भी तो बच्चा हो सकता है जिसके 18 मार्क्स आए हो, 18 जिसने स्कोर करा हो, कोई ऐसा भी तो हो सकता है जिसने 13.5 स्कोर करा हो, कोई ऐसा भी तो हो सकता है जिसने 11 स्कोर करा हो। यार उनको भी तो मेंशन करो ना। तो इसलिए उस समस्या को सॉल्व करने के लिए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है कि अच्छा भाई ऐसा करते हैं, टोटल 500 मार्क्स का पेपर है, जो सबसे कम मार्क्स आए हैं ना किसी भी बच्चे के वो आए हैं 150। तो पता है क्या करा इसने, सारी समस्याएं दूर कर दी। इसने कहा 150 से 200 वाले जितने भी बच्चे हैं सब इस कैटेगरी में आ गए।
200 से 250 लाने वाले सब इस कैटेगरी में आ गए, 250 से 300 लाने वाले सब इस कैटेगरी में आ गए। ऐसा इसने जुगाड़ निकाला, तो इसीलिए इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। एंड यहां पर भी किसमें हमने कैटेगराइजेशन करा है, क्लासिफिकेशन करा है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। मार्क्स इज अ वेरिएबल, क्योंकि मार्क्स को कैसे मेजर करा जा सकता है, न्यूमेरिकली मेजर करा जा सकता है ना। देख लो भाई, मार्क्स को हमने न्यूमेरिकली मेजर करा है 150 से 200 ऐसे करके। एंड ये वेरिएबल कौन से वाला है इस केस में, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। तो हमेशा ध्यान रखना है, वेरिएबल दो टाइप्स के होते हैं, एक डिस्क्रीट वेरिएबल जिसमें वैल्यू स्टैटिक रहती है, वैल्यू सेम रहती है, और एक कंटिन्यूअस वेरिएबल जिसमें वैल्यू ग्रुप्स में रहती है। ठीक है, तो 150 से 200 लाने वाले 2 बच्चे, 200 से 250 लाने वाले हैं हमारे 3 बच्चे, 250 से 300 लाने वाले हैं हमारे 6 बच्चे, 300 से 350 लाने वाले 5 बच्चे हैं, 350 से 400 में अपने 7 बच्चे हैं, 450 से 500 में 3 ही बच्चे हैं। इन सबका टोटल कर लो तो टोटल 30 बच्चे निकल कर आ जाएंगे, जो 150 से 500 की रेंज के अंदर मार्क्स लेकर आए हैं भाई साहब और बहन जी। अब मैंने तुमको बहुत सारी चीजें करा दी, बहुत सारी अगर तुम देखो तो ये सारी चीजें करा दी तुमको मैंने। ठीक है, फटाक से क्विक रिवीजन है ये अभी तक के हमारे सारे टॉपिक्स का, जितना भी हमने करा है ना। कितनी देर हो गई, 30 मिनट हो गई। 30 मिनट में जितना भी समझाया ये सब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का बेसिक हो गया। अब मतलब समझ लो 50% ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा खत्म भी हो गया। क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, क्योंकि ये जो वन शॉट्स तुम्हारे जा रहे हैं, ये कोई वो वाले नहीं है लास्ट मिनट रिवीजन वाले वन शॉट्स। ये वन शॉट्स हैं तगड़ी रिवीजन वाले, तगड़ी तैयारी वाले, कि एक बारी देख लो तो ये चैप्टर ही खत्म है, एक बारी देखा चैप्टर खत्म। बड़े बड़े वन शॉट्स हैं भाई ये। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, इसकी डेफिनेशन देख ली। आफ्टर द डेटा इज कलेक्टेड थ्रू मल्टीपल सोर्सेज, इट इज ऑर्गेनाइज्ड थ्रू क्लासिफिकेशन, इट इज अरेंजिंग और ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देना डेटा को, उसी को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखा, क्रोनोलॉजिकल को क्या कहा जाता है, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, स्पेटियल क्लासिफिकेशन या फिर ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन जिसको कहते हैं, क्वालिटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स, क्वांटिटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स जब क्लासिफिकेशन करते हैं। स्टैटिस्टिकल सीरीज भी देख ली, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, इन तीनों का मतलब भी देख लिया। एंड ये वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं ये भी देख लिया। ठीक है, वेरिएबल्स सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर करते हैं, एट्रीब्यूट्स क्वालिटेटिव फीचर्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है भाई साहब, ये सारी चीजें देख लो। ये हमारा 30 मिनट की समरी है, जो हमने 30 मिनट शुरू के आप लोगों को पढ़ाए, उसकी पूरी समरी यहाँ पर है। मैं साइड हटता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। एंड स्क्रीनशॉट अगर ले लिया हो तो पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर ना तुम ये देख लो एक बारी, क्योंकि यार नोट्स में ज़्यादा स्क्रीनशॉट मत भरो अपने। ये ज़्यादा कुछ नहीं करना भैया, अपना ये ऐप डाल लेना। ठीक है, ऐप में नाम लिखना पेस क्लास 11th कॉमर्स 2026, वहां पर ये वाला बैच खुल जाएगा, इसमें एनरोल कर लेना, फ्री बैच है, कुछ नहीं करना तुम्हारे को। ठीक है, एंड देन उसके बाद ये क्लास एनरोल नाउ कर लोगे, उसके बाद ये एक ऑल क्लासेस वाला सेक्शन आएगा, जो भी सब्जेक्ट तुमको खोलना है, जैसे तुमने स्टैटिस्टिक्स खोल लिया है ना, उसमें तुम्हारे को नोट्स चाहिए, जो अभी ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके पूरे नोट्स चाहिए, वीडियो दोबारा से देखनी है तो वो सब देखने को मिल जाएगा तुमको। ठीक है ना, और आगे और कुछ नहीं है, और आगे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है जो अभी करेंगे। ठीक है, ये कुछ चीजें थी, हमने देख लिया डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, हमने देख लिया कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, क्लास इंटरवल क्या होता है वो भी देख लिए, है ना। जो वो ग्रुप्स बने हुए थे 0 से 10, 10 से 20, उनको क्लास इंटरवल्स कहते हैं। क्लास लिमिट क्या होती है, ध्यान से सुनना। ये जो क्लास इंटरवल लिखा होता है ना, जैसे मैं क्लास इंटरवल लिखता हूं 200 से 300, ठीक है, तो इस क्लास इंटरवल के अंदर ये जो पहले लिखा होता है इसको कहा जाता है लोअर लिमिट LL, एंड जो बाद में लिखा होता है इसको कहा जाता है अपर लिमिट UL।
तो द लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स विद इन अ क्लास इज कॉल्ड क्लास लिमिट। जैसे 0 और 10 है एक क्लास इंटरवल, तो इसमें 0 क्या है लोअर लिमिट, 10 क्या है अपर लिमिट, बता दिया आपको, इनको क्लास लिमिट्स कहते हैं। उसके अलावा क्लास साइज क्या होता है? क्लास साइज हमारा एक तरीके का डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, ये एक तरीके का हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। अरे नहीं नहीं, वो तो क्लास मार्क होता है, सॉरी वो क्लास मार्क होता है। क्लास साइज का मतलब क्या होता है? जो क्लास इंटरवल्स के बीच का गैप है, ठीक है। जैसे कि 0 से 10 का एक क्लास इंटरवल है, तो उसके बीच में कितने यूनिट्स का गैप है? 10 यूनिट्स का गैप है, तो वो उसका क्लास साइज है। 250 से 300 का एक क्लास इंटरवल है कि 250 से 300, 300 से 350, तो 250 से 300 के बीच में कितने का गैप आ गया? 50 का गैप आ गया, तो वो उसका क्लास साइज है। रेंज क्या होती है? हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है। कि भाई हमारा एक क्लास इंटरवल है, ये देखो, ये यहां पे एक एग्जांपल दे रखा है। 0 से 10 सबसे छोटा क्लास इंटरवल है और 70 से 80 सबसे बड़ा क्लास इंटरवल है। तो यार इसमें देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? हाईएस्ट वैल्यू सर है 80, और इन सारे वेरिएबल्स में सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? 0। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करके हमारी रेंज निकल कर आ जाती है। रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट 80 दिखाई दे रहा है, लोएस्ट 0, हो गया काम खत्म। मिड वैल्यू निकालनी है, मिड पॉइंट या मिड वैल्यू किस चीज की? मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स की मिड वैल्यू कैसे निकालोगे? क्लास इंटरवल्स की मिड वैल्यू कैसे निकालोगे? मैंने आपको लोअर लिमिट भी बताया, अपर लिमिट भी बताया। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करना, डिवाइडेड बाय 2 कर देना, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है कि हमारा 10 से 20 क्लास इंटरवल है, तो इसका मिड वैल्यू अगर मुझे निकालना होगा तो लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 20 है, दोनों को ऐड करूंगा, 10 प्लस 20 इज 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 इज 15। ये इसकी मिड वैल्यू निकल कर आ गई। ये कुछ चीजें हैं जो अभी आगे हम क्वेश्चंस जब करेंगे तो तुमको सॉल्व करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। ध्यान से देख लो, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, क्लास साइज कैसे निकालते हैं, उसके अलावा ये सारी चीजें। तो क्लास लिमिट क्या होता है, क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल, क्लास लिमिट, क्लास साइज, मिड वैल्यू, रेंज, ये सब चीजें पता होनी चाहिए आगे फर्दर क्वेश्चंस करने के लिए। नहीं भी समझ आई है तो कोई टेंशन मत लो, अभी हम आगे फर्दर क्वेश्चंस करेंगे ना, तो क्वेश्चन कर करके ही समझ आ जाएगी तुमको, ठीक है। पहले तुमको क्वेश्चन कराता हूं, फिर स्पेशल केसेस कराएंगे। ठीक है, ये अब थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, पैडम पैड फैडम फैड, जल्दी जल्दी। क्लास लिमिट्स क्या होती हैं भाई? अभी हमने देखा एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है। एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द क्लास, एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू, उसी को तो कहते हैं। सबसे छोटी जो इस एंड पे लिखी होती है, जैसे 0 to 10 में सबसे छोटी वैल्यू 0 है और सबसे बड़ी वैल्यू 10 है, तो एक्सट्रीम वैल्यूज यही दोनों हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द क्लास इंटरवल को ही क्लास लिमिट कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, अरे यार ये तो अभी तक करा ही नहीं भाई भाई भाई। अब मेरी बात सुनना, हमने ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा, कौन से तरीके का देखा सर? आपने करा तो दिया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर नहीं समझ आया तो मैं बता देता हूं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब वेरिएबल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी लिखी होती है, जब वेरिएबल लिखा हो एंड उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हो कि वो वेरिएबल कितनी बार रिपीट हुआ है। फ्रीक्वेंसी का मतलब वो वेरिएबल कितनी बार रिपीट हुआ है। ये वेरिएबल 2 तरीके का हो सकता है, ये वेरिएबल डिस्क्रीट भी हो सकता है, ये वेरिएबल कंटिन्यूअस भी हो सकता है। इतना मैंने बता दिया था तुमको भाई, अगर तुमने सुना है तो इतना मैं बता चुका हूं, ठीक है। वेरिएबल के सामने जब फ्रीक्वेंसी लिखी होती है, अगर वो डिस्क्रीट वेरिएबल हो तो उसको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं, और अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल हो तो उसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। ये चीज बता दी है। बट अभी तक अगर तुम देखो ना तो वेरिएबल हर केस में एक ही था। वेरिएबल कैसा था?
एक ही था, एक एक एक, ये देखो हमने जितने भी अभी तक एग्जाम्पल्स देखे यहां पे, देखो इधर भी वेरिएबल कितना है, क्लास इंटरवल्स किसके हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड के, तो सिर्फ वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल सिर्फ एक ही है, मार्क्स, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। इधर अगर देखो तो इधर भी वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, स्कोर्स ऑफ द स्टूडेंट। तो अब ये क्वेश्चन क्या आ गया है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, अरे आजा क्वेश्चन, है ना। तो हमने ये जितनी भी चीज करी है ना, हमने पढ़ा है यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल डिस्कस होता है। अब वो वेरिएबल ग्रुप्ड फॉर्म में हो, ग्रुप्ड फॉर्म में हो या अनग्रुप्ड फॉर्म में हो, वो हम बाद में पढ़ते चलेंगे वो सब चीजें। बट यार अगर एक वेरिएबल की जगह वहां पे दो वेरिएबल्स आ जाएं तो हम क्या करेंगे, तो हम कौन सा रॉकेट साइंस लगाएंगे, क्या करेंगे उस्ताद जी। भाई हमसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस उसका नाम पूछा है, तो उसका नाम होगा बाईवेरिएट। यूनिवेरिएट, यूनि का मतलब वन होता है, बाई का मतलब टू, तो बाईवेरिएट, बाई वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब दो वेरिएबल्स होंगे तो उसको बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग विद इन अ क्लास, एक क्लास इंटरवल्स है जैसे कि 0 से 10, तो इसके बीच में कितने स्टूडेंट्स मार्क्स लेके आ रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा मेरा क्लास इंटरवल है 0 से 10, तो इस क्लास इंटरवल के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस क्लास इंटरवल्स के बीच में मार्क्स लेके आए हैं, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को एक नाम से जाना जाता है, उसको फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे चलो। When data is classified on the basis of area, एरिया बोल दो, रीजन बोल दो, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स बोल दो, है ना। जब एरिया के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है तो उसको जियोग्राफिक क्लासिफिकेशन या फिर स्पेटियल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन, a discrete variable can take only certain values, its value changes only by finite jumps। क्या मतलब है भाई इसका, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है क्या, ये तो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। शिट शिट शिट, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ी है, इसको मैं ठीक कर देता हूं। ये दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन नहीं है। ये दो स्टेटमेंट्स हमारे पास है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। चार ऑप्शंस में तुम्हारे पास, चार ऑप्शंस को हटाओ, मैं इसका आंसर ही बता देता हूं। ठीक है, इस थोड़े से क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक कर देते हैं अपन लोग। कोई हैंग हो गया क्या उस्ताद? इधर जो है ना, आंसर जो होगा वो होगा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वैसे चार ऑप्शंस दिए होते हैं कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, या दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों स्टेटमेंट गलत है, ऐसे करके ऑप्शंस दिए होते हैं। बट यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि डिस्क्रीट वेरिएबल के बारे में हमने क्या जाना है कि वो एक स्थित वैल्यू, एक स्टैटिक वैल्यू को डिस्क्रीट वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, तो कैन टेक ओनली सर्टेन वैल्यूज, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि डिस्क्रीट वेरिएबल सर्टेन वैल्यूज को कंसीडर करता है, जैसे कि 13,
ले लिया, 14 वैल्यू हो गई, 15 हो गई, 16 हो गई, बट अगर 14.5 वैल्यू है तो वो नहीं कंसीडर कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सर्टेन वैल्यूज को कंसीडर करता है, सब चीजों को नहीं। वहीं पर अगर क्लास इंटरवल्स होते तो वो 0 से 10 के बीच की सारी वैल्यूज को ले रहा है, 10 से 20 के बीच की सारी वैल्यूज को कंसीडर कर रहा है। स्टेटमेंट 2 है, इट्स वैल्यू चेंजेस ओनली बाय फाइनाइट जंप्स, है ना, फाइनाइट जंप्स आ रहे हैं, 13 से 14 में 1 यूनिट का जंप, 14 से 15 में, तो इसीलिए दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आगे चलो, अगला क्वेश्चन कहता है कि इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इज अ वेरिएबल। बिल्कुल भाई, इनकम किसी भी इंडिविजुअल की एक न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस करी जा सकती है। न्यूमेरिकल वैल्यू में जो भी चीज एक्सप्रेस करी जा सकती है उसको वेरिएबल कहते हैं, तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन इसका दे रखा है, वेरिएबल्स मीन द कैरेक्टरिस्टिक विच सब्जेक्ट टू चेंज यार ये भी गलत है, शिट यार, इसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूं। रीजन है, वेरिएबल मींस अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, वेरिएबल मींस अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक विच इज सब्जेक्ट टू चेंज। तो भाई क्या वेरिएबल एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होती है? सर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को तो एट्रीब्यूट बोलते हैं, वेरिएबल नहीं बोलते, इसीलिए असर्शन तो सही है बट रीजन इज फॉल्स, ये हमारा सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन मैं पहले खुद पढ़ लेता हूं, ये शायद सही है, सही लिखा हो। असर्शन कहता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन लोकेशंस। भाई लोकेशन के बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन होता है तो उसको ज्योग्राफिकल या स्पेटियल कहा जाता है, क्रोनोलॉजिकल में तो टाइम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है, तो पहला असर्शन ही गलत है इसका। इन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज, बिल्कुल सही। जब क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है तो उसको क्वालिटेटिव कहा जाता है, तो रीजन बिल्कुल सही है, तो इसमें उल्टा हो गया, असर्शन जो है वो हमारी गलत है बट रीजन इज ट्रू। ठीक है उस्ताद जी, आगे चलिए। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंसेस एंड ग्रुप्स, बिल्कुल सही। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? डेटा को एक प्रॉपर ग्रुप में बांट देना ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, है ना, सिमिलर ग्रुप्स में डाल देना, उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बट रिलेटेड पार्ट्स, बिल्कुल सही। यही तो करते हैं हम क्लासिफिकेशन के अंदर, क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में डाल देते हैं एंड उन सारे ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम सेम होती है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन जो है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उस्ताद जी। उस्ताद जी, भाई जी, जो मर्जी बोल लो। ये भाई और भी क्वेश्चन है, छोटे छोटे फटाक से खत्म करते हैं, फटाक से फर। रेंज क्या था? रेंज था डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू के बीच के डिफरेंस को रेंज कहते हैं। और आगे चलो, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल इज नोन एज, कंटिन्यूअस वेरिएबल के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। एट्रीब्यूट क्या है भाई? एट्रीब्यूट और वेरिएबल का भी बता दिया है। एट्रीब्यूट होता है एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को एट्रीब्यूट कहते हैं। इफ द मिड वैल्यूज आर गिवन एज 15, 25, 35, 45, 55 देन द फर्स्ट क्लास इंटरवल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। याद करते हैं एक बारी, मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? मिड वैल्यू इज लोअर लिमिट, जिसको L1 से भी डिनोट करते हैं वैसे तो लोअर लिमिट को, बट LL लिख देते हैं, प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है। एंड फर्स्ट मिड वैल्यू कौन सी है? 15।
ठीक है, फिर अगली है 25, फिर 35। तो भाई मिड वैल्यू कितनी है 15। ना मुझे अपर लिमिट पता ना मुझे लोअर लिमिट पता, बट ना मैं ना एक वो लगा सकता हूं, हिट एंड ट्रायल लगा सकता हूं। अगर तुम देखो तो मेरे पास ये सारे ऑप्शंस है, इनका हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है, 20 प्लस 25 ये हो जाता है 45। 45 डिवाइडेड बाई 2 इज 22.5, तो गलत। 10 प्लस 20 इज 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 इज 15। ओए 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 ओए, हो गया काम, आगे क्यों जाना है, हो गया काम। मैंने हिट एंड ट्रायल लगाया और ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आ गया बिल्कुल। मैंने जब 10, मैंने क्या करा, जब 10 प्लस 20 करा डिवाइडेड बाय 2 तो वो आ गया 15 के बराबर। एंड फर्स्ट मिड वैल्यू कौन सी है 15, एंड हमें फर्स्ट क्लास इंटरवल देखना था, तो वो निकल कर आ गया 10/20। हो गया भाई उस्ताद जी। अब और भी क्वेश्चन है मेरे पास, और भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है केस स्टडी वेस स्टडी के, बट उससे पहले मुझे ये चीज करानी है। थोड़ा सा टॉपिक और रह गया, बस थोड़ी सी देर का और, ठीक है। अब पता है कितनी देर की क्लास है, 51 हो गया ना, 1 घंटे 20 मिनट में हो जाएगी। 10 मिनट का एक टॉपिक है, 15 मिनट का टॉपिक है, 15 मिनट में क्वेश्चंस कर लेंगे। बट यार मेरी बात समझना, क्या ये बहुत जरूरी हो रहा है, या मतलब कुछ पेपर के हिसाब का करा भी रहे हो या नहीं करा रहे हो, या ऐसे हमें पागल बना रहे हो इस वन शॉट के अंदर, ठीक है। तो उस बारे में तुमको मैं क्लैरिटी दे देता हूं कि भाई मेरा कोई मोटिव नहीं है कि तुमको ऊट पटांग चीजें कराना कि जो तुम्हारे एग्जाम में ना आए, ऐसी चीजें मुझे खुद कराने का शौक नहीं है। मैं खुद ऐसा वन शॉट देना चाहता हूं कि भाई तुम आगे खुद रिकमेंड करो अपने दूसरे जो तुम्हारे जूनियर्स हो कि भाई ये वाला वन शॉट देख लियो, ठीक है। इसी से आया है, और जेन्युइनली बता रहा हूं कि ये जो सारा मटेरियल है ना, ये सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं यूज कर रहा हूं, और या तो एक केंद्र विद्यालय संगठन का एक सपोर्ट मटेरियल आता है। तो कहीं भी मैं कोई हायर लेवल कंसीडर नहीं कर रहा, कोई लोअर लेवल कंसीडर नहीं कर रहा। जो एग्जाम ओरिएंटेड लेवल बोर्ड्स के द्वारा दिया जाता है वही यहां पर कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। उतना ही लेवल आप लोगों को करा रहा हूं। कोई ओलंपियाड की तैयारी नहीं हो रही है इधर, कि वो बहुत हाई लेवल भी नहीं है भाई और बहुत लो लेवल भी नहीं है। तुम्हारे एग्जाम की प्रिपरेशन इससे हो जाएगी, चाहे तुम प्राइवेट स्कूल के हो चाहे सरकारी स्कूल के हो, आराम से हो जाएगी। सरकारी वाले तो मौज लेना भाई, सरकारी वाले आराम से काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब ये एक लास्ट हमारा टॉपिक है, कुछ कंटिन्यूअस सीरीज के ना कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, कुछ स्पेशल केसेस रहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के, वो और जान लेते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस जान लेते हैं, फिर हमारी तीनों सीरीज इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस खत्म हो जाएंगी। कंटिन्यूअस सीरीज के कुछ स्पेशल केसेस जानने के बाद एक बार इनके नाम पढ़ो, फिर आगे चलते हैं। पानी पी लूंगा तब तक, ठीक है गाइस। तो ना अब इन कुछ, ठीक है जी सर, ठीक है। अब मैं इधर से आता हूँ ना बार बार, तो मेरी ठीक है बोलने की आदत है। तो भाई अब ये कुछ स्पेशल सीरीज है कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर ही ना कुछ स्पेशल केसेस आ जाते हैं, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंड, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये पेपर में आता ही आता है इससे क्वेश्चन। इसके बारे में आराम से जानेंगे, इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आता है वो भी जानेंगे, ठीक है। ठीक है भाई साहब। भाई एक्सक्लूसिव सीरीज कुछ भी नहीं है, जो नॉर्मल हमारी कंटिन्यूअस सीरीज चलती आ रही थी ना वही होती है एक्सक्लूसिव सीरीज। जो नॉर्मल कंटिन्यूअस सीरीज चलती आ रही थी 100 से 200, 200 से 300, इसके बारे में ना अब ये चीज बता देता हूं कि ये जो क्लास इंटरवल होता है ना 100 से 200, 200 से 300, इसमें ना वैल्यूज अल्टीमेटली पता है क्या होती हैं। इसमें हम कौन सी वैल्यूज कंसीडर करेंगे हमेशा ध्यान रखना एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर। एक्सक्लूसिव सीरीज इज नथिंग बट द नॉर्मल कंटिन्यूअस सीरीज। इस 100 से लेके 200 वैल्यू के अंदर जिस भी बच्चे के 100 मार्क्स से लेके 199 मार्क्स तक आए हैं वो सब बच्चे यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, जो 200 मतलब 199.99 तक जितने भी बच्चे हैं ना वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। एंड उसके बाद इसमें 200 से लेके 299.99 जितने भी वाले बच्चे हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। फिर 300 से लेके 399.99 वाले इसमें आ जाएंगे। इस हिसाब से लिख देते, लिखा ही रहने दो इसको।
इस हिसाब से ये नॉर्मल एक्सक्लूसिव मेथड या फिर नॉर्मल कंटिन्यूअस सीरीज इस हिसाब से चलती है। बट दिक्कत पता है कहां पे आती है? दिक्कत आती है इसके अंदर, इंक्लूसिव सीरीज के अंदर। इंक्लूसिव सीरीज में फर्क देखना, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, गड़बड़ हो गई है भाई, इसमें हो गई है गड़बड़। गड़बड़ क्या हो गई है? इसमें 19 पे खत्म हुआ, 20 पे शुरू हो रहा है। वो क्या होता है, अगर ये एक्सक्लूसिव सीरीज होती है, नॉर्मल कंटिन्यूअस सीरीज जिसको बोलते हैं, वो होती तो ये 20 पे खत्म होती है और 20 पे ये अगली शुरू होती, ये 30 पे खत्म होती है, अगली वाली 30 पे शुरू होती, ऐसे हो रहा होता। बट ये इंक्लूसिव सीरीज के अंदर यही एक गड़बड़ हो जाती है कि इसके अंदर ना जो अपर लिमिट होता है क्लास का, वो सेम नहीं होता अगले वाले के लोअर लिमिट से। देखो यही चीज लिखी है, अंडर दिस मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग लिमिट्स ऑफ द क्लास इंटरवल्स द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज इंक्लूडेड इन द क्लास इटसेल्फ। नहीं समझ आया? इसका मतलब पता है क्या होता है? हमने अभी तक क्या देखा? अरे यार ये 100 क्यों लिखा है? 100 काट दो। 10 से लेके 19, यहां पे भी 10 से लेके 19, 20 से लेके 29। अब ध्यान से देखना, हमने वहां पर क्या देखा था कि भाई अगर 10 से लेके 20 तक का क्लास इंटरवल था, ठीक है, तो उसमें 10 से लेके 19.99 वाली सारी वैल्यूज आ जाएंगी, बट 20 उसके अंदर नहीं आएगा। बट इंक्लूसिव सीरीज में यही होता है, इसीलिए इसको इंक्लूसिव कहते हैं कि इसके अंदर ना लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों इंक्लूड हो जाती है, दोनों वैल्यूज आएंगी। मतलब इसके अंदर 10 से लेके 19 तक की सारी वैल्यूज आएंगी। अगर किसी स्टूडेंट के 10 से 19 के बीच में कोई भी मार्क्स आए हैं तो वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। बट अ स्टूडेंट विद 20 मार्क्स, बट जो स्टूडेंट 20 मार्क्स लाया होगा वो अगले क्लास इंटरवल में चला जाएगा 20 से 29 वाले में। ये थोड़ा सा गड़बड़ घोटाले वाली सीरीज है, क्योंकि भाई अगर किसी बच्चे के मान के चलो 19.5 मार्क्स आए हैं तो उस बेचारे को कहां पे डालेंगे हम? किसी बच्चे के 29.7 मार्क्स आए हैं तो उसको कहां पे डालेंगे? क्योंकि ये तो सिर्फ 29 तक की वैल्यू ले रहा है एंड ये 30 से शुरू हो रहा है, तो 29.7 वाला बच्चा तो गया, वो तो किसी भी इंटरवल में नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए इंक्लूसिव सीरीज थोड़ी सी गड़बड़ वाली होती है। एंड हमने इसीलिए ना हमेशा क्वेश्चन में, क्वेश्चन तुमको मिले ना मिले, बट कभी भी तुमको इंक्लूसिव सीरीज दिखाई देगी तो तुम ऑटोमेटिकली उसको एक्सक्लूसिव में चेंज कर देना। कैसे करोगे वो तुम्हारा भाई बता देगा तुमको। जैसे इंक्लूसिव सीरीज तुमको दिखाई दी यही वाली, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, मान के चलो ये तुमको इंक्लूसिव सीरीज दिखाई दी, तो तुम इसको एक्सक्लूसिव में कैसे चेंज करोगे? ध्यान से देखना, उस्ताद जी अभी बता देंगे कैसे चेंज करेंगे। तुम क्या करोगे? स्टेप बता देता हूं। कहां बताऊं स्टेप? इधर बताते हैं। जितनी भी लोअर लिमिट होंगी उसमें से तुम 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जितनी भी अपर लिमिट होगी उसके अंदर तुम 0.5 को ऐड कर दोगे। ये 0.5 कैसे आया है? वैसे हमेशा 90% केसेस में यही करना पड़ेगा, बट ये आया कैसे? तो देखो 19 से लेके 20 के बीच में 1 यूनिट का गैप है, तो हमने 1 यूनिट के गैप को आधा कर दिया। अगर 1 का आधा करोगे तो 0.5 आएगा, इसीलिए मैंने लोअर लिमिट से 0.5 उड़ा दिया और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दिया। तो अब देखना क्या होगा। लोअर लिमिट कौन सी है? ये वाली है सारी, इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा 9.5, अगला हो जाएगा 19.5, 29.5 और 39.5, और ये तो हो गया। इसके बाद क्या करोगे? अपर लिमिट के अंदर 0.5 ऐड कर दोगे, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 19.5, 29.5, 39.5 और 49.5। तो अब तुमने देखो क्या कर दिया भाई, तुमने कुछ ना करते हुए भी इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में चेंज कर दिया। क्योंकि देखो 19.5 पे ही खत्म हो रही है और अगली 19.5 पे ही शुरू हो रही है, तो अब कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो बच जाएगी। 19.5 पे खत्म हो रही है, इसका मतलब 9.5 से लेके 19.4999 तक की सारी वैल्यूज यहां पे आ जाएंगी।
एंड उससे अगर बड़ी वैल्यू होगी मतलब 19.5 बन जाएगी तो वो अगले के अंदर आ जाएगी। तो मतलब सारी वैल्यूज जब इंक्लूड हो जाएंगी तो वो एक्सक्लूसिव सीरीज बन जाता है। बट इंक्लूसिव सीरीज थोड़ी गड़बड़ घोटाले वाली रहती है, तो इसको हमेशा ठीक करना तुम्हें आना चाहिए। कैसे ठीक करोगे? लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दोगे, खत्म भाई। तुम्हारी इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज के बारे में जितना भी जानना तुम्हारे लिए जरूरी है वो अपन ने बता दिया है। अगली आ जाती है ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज भी कुछ नहीं है भाई। ओपन एंड सीरीज मतलब जिसका एंड मतलब ना वो या तो ऊपर से या तो नीचे से बंद नहीं है, खुली हुई है, या तो उसका ऊपर का ढक्कन खुला हुआ है या नीचे से बोतल फटी हुई है, ऐसा हिसाब हो रखा है भाई इसका। तो किस तरीके से हो सकती है? जैसे देखो हमें ऊपर से क्लोजर नहीं दे रखा है इसका। जैसे हमेशा कैसे स्टार्ट होती है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, बट यहां पे बिलो 5 दे रखा है, ठीक है। एंड नीचे से कैसे खत्म होती है? देखो 5-5 का गैप चल रहा है ना, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, तो ये होनी चाहिए थी 20 to 25, बट उसकी जगह इन्होंने दे दिया 20 एंड अबव, ठीक है। तो जब उसकी ओपनिंग या तो क्लोजिंग उसको खुला छोड़ दे कि जा भाई तू नादा परिंदे उड़ जा, नादा परिंदा को उड़दा छोड़ दिया, तो भाई वो हो जाती है हमारी ओपन एंड सीरीज, ठीक है। एन ओपन एंड सीरीज इज दैट सीरीज इन विच लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग। इस तरीके की होती है। अगर सिर्फ सिर्फ ऊपर से ओपन है तब भी उसको ओपन एंड कहेंगे, सिर्फ नीचे से ओपन है तब भी उसको ओपन एंड कहेंगे, और अगर ऊपर नीचे दोनों से ओपन है तो भी उसको ओपन एंड कहेंगे। नहीं समझ आया तो इस चीज को दोबारा से सुनना, ठीक है। एक बारी में नहीं समझ आएगा, दोबारा से सुनना इस चीज को जो मैंने बोला। सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्णतम, महत्वपूर्णतहानी, सब सब मतलब लता लते लतानी। संस्कृत तुम्हें आनी ना आनी बट ये जरूर आनी, मतलब समझ लो इस पे स्टार लगा दो फटाफट, मतलब जितने लगा सकते हो। ये स्टार तो नहीं बन रहे, जो भी बन रहा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट, बहुत जरूरी है। तो इसको प्लीज दिल और लगन से समझना मेरे साथ, ठीक है। पहले देख लो एक बारी, मतलब ये एक नॉर्मल सीरीज है, इसका ना एक बारी लिख लो कॉपी में, ने जरूर लिख लो कि ये तुम्हारे को क्लास इंटरवल्स दे दिए मैंने और ये इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये तुम्हारी नॉर्मल कंटीन्यूअस सीरीज है। मैंने नॉर्मल कंटीन्यूअस सीरीज तुमको प्रोवाइड कर दी। अब इससे कैसे मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज बनाऊंगा वो तुम्हारे को बहुत जरूरी है जानना, ठीक है। बट पहले इतना देख लो, इतना देखो गाइस, लिख लो इसको। देखो गाइस, आई होप तुमने नोट कर लिया होगा, नोट प्लीज कर लेना। ये तो नॉर्मल कंटीन्यूअस सीरीज है, बट सर इसकी हेल्प से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज कैसे बनाएंगे? बट व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज? दो तरीके की होती है, लेस देन और मोर देन, ठीक है। अब ना क्यूमुलेटिव से कुछ समझ आ रहा हो अगर तुम्हें, तो क्यूमुलेटिव इंग्लिश अगर डिक्शनरी में ढूंढोगे, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जोड़ना कुछ, मतलब मतलब ऐड ऑन करना, ठीक है। तो जब हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को ऐड ऑन कर देते हैं तो हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, एंड उसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज कहते हैं। नहीं समझ आया? एक बारी और देखते हैं। देयर आर टू वेज ऑफ कन्वर्टिंग दिस सीरीज इनटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। वो जो सीरीज मैंने तुमको दी थी नॉर्मल कंटिन्यूअस, उसको क्यूमुलेटिव में चेंज करने के दो तरीके हैं। एक तरीका होता है लेस देन, ठीक है। लेस देन वैल्यूज लो, लेस देन के अंदर ना हम अपर लिमिट्स को लेते हैं, क्योंकि अगर हमें लेस देन वैल्यू लेनी है तो यार लेस देन कहां से देखा जाएगा? अगर हमें नीचे देखना है, लेस देन देखना है, तो हमें टॉप से देखना पड़ेगा। टॉप मतलब अपर लिमिट, तो हम लेस देन के अंदर हमेशा अपर लिमिट्स लेंगे। अपर लिमिट्स कौन कौन सी थी? देखो 10, 15, 20, 25, इसीलिए हमने क्या लिया? लेस देन 10, 15, 20 एंड 25, ठीक है। तो लेस देन 10 के अंदर सिर्फ कौन सा क्लास इंटरवल इंक्लूड होगा? अब इधर देखना, यहां पर करके दिखाता हूं तुमको। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाऊंगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट कर रहा हूं, एंड पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी बनाऊंगा? ये बन रही है उस्ताद जी लेस देन वाली।
हमेशा याद रखना जब लेस देन वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो ऊपर से ऐड करना चालू करेंगे, क्योंकि लेस देन 10 में कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी? 3। तो 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 4 24। ठीक है ना? तो ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी, कौन से वाली? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये इन्होंने यहां पे भी निकाल रखी है, देखो 3 प्लस 8 11, फिर 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 4 24। तो लेस देन 10 में ये आया, लेस देन 15 में वो दोनों ऐड हो गए, लेस देन 20 में तीनों फ्रीक्वेंसीज ऐड हो गई, लेस देन 25 में चारों फ्रीक्वेंसीज ऐड हो गई, एंड हमने लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी। ये तो मार्क्स तो दे ही रहे हैं, लेस देन मार्क्स हैं सारे, बट ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन से हैं? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोल सकता हूं। ठीक है, कि ये जो फ्रीक्वेंसी आई है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कौन से वाली? लेस देन वाली। अब मोर देन दे करना है। मोर देन मतलब हम छोटे हैं, हमें ऊपर मोर देन ऊपर जाना है, तो हम छोटी वैल्यू से मोर देन देखेंगे ना। छोटी वैल्यू कौन सी होती है? लोअर लिमिट। तो मोर देन के अंदर हम हमेशा लोअर लिमिट्स को कंसीडर करते हैं, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20। एंड इसमें एड ऑन कैसे होता है? इसमें एड ऑन देखो, यहां पे नहीं सिखाऊंगा, यहां पे सिखाऊंगा तुमको, टेंशन मत लो। ये तुम्हारी नॉर्मल टेबल है, ठीक है। अब तुमने मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20 तो ले लिया, बट जब तुम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने गए, कौन से वाली? मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब तुम निकालने गए उस्ताद जी, तो अब इस बारी क्या चेंज होएगा? इस बारी एक छोटा सा डिफरेंस ये आएगा कि अब तुम ऐड कहां से करोगे? लेस देन वाले में ऐड तुम ऊपर से कर रहे थे, मोर देन वाले में ऐड तुम नीचे से करोगे। बस नीचे से ऐड करते चलना। पहले वाले में तो कुछ ऐड नहीं करना, 4 होगा, 4 प्लस 9, ठीक है, 4 आया, 4 में 9 ऐड करा 11, 11 में 8 ऐड कर दो 19, 19 गलत कर दिया क्या? हाँ गलत कर दिया। 4 में 9 ऐड करोगे तो 13 आएगा, 13 में 8 ऐड करोगे तो 21 आएगा, 21 में 3 ऐड करोगे तो 24 आएगा। ठीक है, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमें नीचे से ऊपर ऐड करना होता है, बस ये चीजें ध्यान रखना। क्योंकि मोर देन 20 में सिर्फ पहले वाली जो सबसे लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी थी वो आएगी 4। लेस देन 15 में 4 और 9 नीचे से ऐड कर रहे हैं, 4 और 9 दोनों आ जाएगी। लेस देन 10 में तीनों नीचे वाली वैल्यूज आ जाएंगी, और लेस देन 5 में चारों नीचे वाली वैल्यूज आ जाएंगी। एंड इस तरीके से हमने मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने इधर फाइंड आउट कर ली है गाइस। ठीक है ना? बस हो गया काम खत्म, पैसा हजम। ये लो एक क्वेश्चन कर दो फटाक से, फिर तुमको एक ना क्वेश्चन दिखाऊंगा सबसे पहले कि ना इससे क्वेश्चन आता कैसे है। ये जो हमने अभी देखा ना, ये मोर देन लेस देन, इससे बहुत जरूरी एक क्वेश्चन है जो भैया एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। उससे पहले एक ये टटपुंजिया क्वेश्चन देख लो यार। ये वर्ड्स जो है ना मतलब ये कुछ गलत वर्ड्स नहीं है, ये हल्के क्वेश्चन को ऐसे बोल देता हूं मैं, टटपुंजिया ऐसे बोलते थे। क्लासिफिकेशन मेथड इन विच अपर लिमिट ऑफ इंटरवल इज सेम एज द लोअर लिमिट ऑफ द इंटरवल। वो क्लासिफिकेशन मेथड जिसमें अपर लिमिट ऑफ द इंटरवल इज सेम एज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। यहां पे लिखा होना चाहिए लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। ठीक है, उसको मतलब अपर ये बोलना चाह रहा है 0 से 10 ये अपर लिमिट है, ये सेम है लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल के। तो ये कौन सी सीरीज होती है? ये नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज होती है, इसी को एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं जब ये अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट वन इज सेम। अगर ये डिफरेंट होते हैं, कैसे? 0 से 9, 10 से 19, बीच में गैप छूट गया इनमें, तो उसको इंक्लूसिव मेथड या फिर इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। ये सारे तो करा चुका हूं। अब सबसे पहले एक बहुत जरूरी क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हल्के क्वेश्चंस पे आएंगे। चमक चमक सितारे वर्गी।
कैलकुलेट द लोअर लिमिट। ये रहा भाई, ये सबसे ज्यादा तगड़ा क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मतलब समझ लो इससे ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं आएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में से। खतरनाक नहीं है ये, बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन लगेगा, बट ऐसे टाइप का क्वेश्चन पेपर का एग्जामिनर का फेवरेट है। इसमें मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तुमको दे रखी है, ये मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है, तुमको इसको लेस देन में कन्वर्ट करना है। तो वो तुम कैसे करोगे? सबसे पहले मोर देन सीरीज से तुम नॉर्मल कंटिन्यूअस सीरीज की तरफ जाओगे, फिर नॉर्मल से लेस देन बना दोगे। देखते हैं कैसे होगा। ये मोर देन वैल्यूज दे रखी है एंड ये नीचे फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों है? देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, क्यों? क्योंकि ये जरूर ना हमने पीछे से ऐड करी होंगी, 2 में कुछ ऐड हुआ होगा, फिर 12 में कुछ ऐड हुआ होगा, इस तरीके से ऐड होके हमने पीछे पीछे से ऐड करके यहां तक हम पहुंचे होंगे। अब ध्यान से देखते हैं मैं कैसे इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से एंड मोर देन के अंदर कौन सी वैल्यूज आती हैं, ये जितने भी हैं ये सारी क्या है? लोअर लिमिट्स। तो लोअर लिमिट्स तुमको प्रोवाइडेड है। लोअर लिमिट से अपर लिमिट कैसे कन्वर्ट करोगे भाई? लोअर लिमिट्स अपने को दे रखी है, 10, 20, 30, 40, ये सब तो दे ही रखी है। अपर लिमिट क्या होगी? इन सब में कितने कितने का गैप है? इन सब लोअर लिमिट्स में कितने कितने का गैप है? 10 का। तो इनमें भी 10 का ही गैप होगा, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड सो ऑन। ऐसे करके तुम क्लास इंटरवल्स निकाल लोगे। बट सर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो दे रखी है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? जब ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दे रखी थी एंड तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी थी मोर देन वाली, तो तुम पीछे से ऐड ऑन करना चालू कर रहे थे। अब उल्टा करना है, अब तुमको मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है एंड तुमको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो तुम पीछे से ही करोगे। करोगे तो तुम पीछे से ही, बट इस बारी सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट करोगे। तो भाई 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा? कुछ भी नहीं हो रहा, तो पहली फ्रीक्वेंसी 2 ही आ गई। इसको करने के लिए हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इधर आ जाएगा 10। 31 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 19 आ जाएगा। 55 में से 31 को करो तो 24 आ जाएगा। 84 में से 55 को करो तो 29 आ जाएगा। 107 में से 84 को करो तो 23 आ जाएगा। इसमें से करना तो भाई 12 आ जाएगा। 124 में से 19 को करो तो 5 आ जाएगा। ये सारी हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आ गई। यही देखो, ये रही, देखो इन्होंने भी यही कर रखा है। बस पहले क्या हो रहा था, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव के लिए नीचे से ऐड करते जा रहे थे। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, नॉर्मल करनी है, तो हम नीचे से सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। क्लास इंटरवल्स आ गए एंड ये हमने सारे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकाल ली। 10, 19, 24, 29, 23, 12 और ये है ना 5, 12, 5, 12, 23, 29, 24, 23, 29, 24, 19, 10, 2। देखो यही हमने निकाल दी थी, पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। अब ये तुम्हारी आ गई है, ये सारी वैल्यूज क्या आ गई हैं उस्ताद जी? ये हमने नॉर्मल कंटिन्यूअस सीरीज कन्वर्ट कर दी है। अब नॉर्मल कंटिन्यूअस सीरीज से कैसे लेस देन सीरीज कन्वर्ट करते हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मैं अभी बता के आया हूं। फिर तुमको ये क्वेश्चन दिया है सर, ये देखो लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए लेस देन मतलब कहीं ऊंचाई से देख रहे हैं तभी लेस देन दिख रहा होगा ना, तो हम लेस देन अपर लिमिट वाली वैल्यूज लेंगे। लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, ऐसे करके लेस देन तो हो गया। बट इस नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए बस ऊपर से ऐड करना चालू कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 5, 5 + 12 17, 17 + 23 40, 40 + 29 69, 69 + 24 कितना हो जाएगा? ये हो गया 9, 8, 93, 93 और 19, ये आ जाएगा 11, 12, 122। नहीं गलत कर दिया, 112 होगा, 112 होगा ना। 19,
हाँ 112, 112 और 10 हो जाएगा 122, 122 और 2 हो जाएगा 124। ये लो भाई, लेस देन में सारी अपर लिमिट्स लिख दी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी तुम्हारे को निकाल के दे दी है। बस यही सबसे ज्यादा जरूरी, मतलब समझ लो इससे ज्यादा जरूरी मेरे हिसाब से इस चैप्टर में है नहीं कोई क्वेश्चन, जेन्युइनली इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। और भी क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, और भी क्वेश्चंस मेरे पास हैं, बट जेन्युइनली दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जरूरी क्वेश्चन था। अब सारे क्वेश्चंस हल्के हल्के हैं, ठीक है। एंड ये सारे क्वेश्चंस हल्के हल्के नहीं हैं, ठीक है। हल्के हल्के उसके लिए होंगे जिसने अभी तक सारी बातें सुनी है, वरना ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड ही हैं। बट वो वाला बहुत जरूरी था, मोर देन से कैसे लेस देन में कन्वर्ट करना है, या लेस देन से कैसे मोर देन में कन्वर्ट करना है, बहुत जरूरी है भाई। लेस देन दे रखी हो तो सब्ट्रैक्ट करो, ऊपर से सब्ट्रैक्ट करते चलो, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकाल दो, फिर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देना, ठीक है। अब आते हैं थोड़े और क्वेश्चंस की तरफ। अब हमने जितना भी करना था वो सब कंसेप्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। यूनिवेरिएट बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, यूनिवेरिएट में कितने सारे होते हैं वो भी हम देख चुके हैं भाई, डिस्क्रीट सीरीज का अलग, कॉन्टिन्यूस सीरीज का अलग, सब कुछ देख चुके हैं। बट अब इस पे आते हैं, थोड़े और क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक वर्ड इधर आया, एक वर्ड ये जरूरी, ये भी बहुत जरूरी है, ये फ्रीक्वेंसी एरे वर्ड लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी एरे इज नथिंग बट डिस्क्रीट सीरीज, मतलब ये तुमको क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि इस डेटा को, ये डेटा है कैसा, दिस इज अ रॉ डेटा, ये इंडिविजुअल सीरीज का डेटा है, एंड इस इंडिविजुअल सीरीज के डेटा को आप डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर दो, क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो हमने क्या करा, सबसे लोएस्ट वैल्यू देखी वो थी 0, फिर सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखी वो थी 7। तो भाई मैंने लोएस्ट वैल्यू 0, 1 2 3 4 5 6 7 तक चला गया, ये सारी वैल्यूज मैंने लिख दी। दिस वाज द नंबर ऑफ डोमेस्टिक अप्लायंसेस जो क्वेश्चन में डेटा प्रोवाइडेड था। फिर 0 अप्लायंसेस कितने के पास है, एक की के पास है सिर्फ, फिर वो मैं टेली मार्क्स करके देखता रहा। 1 कितनों के पास है, 1 2 3 ऐसे करके 7 लोगों के पास था। 2 अप्लायंसेस 15 लोगों के पास, 3 अप्लायंसेस 12 लोगों के पास, 4 अप्लायंसेस 5 लोगों के पास, ऐसे करके टोटल मेरा 45 आना चाहिए, तभी मेरा आंसर सही होगा, तभी मैंने टेबल जो बनाई है सही होगी, अगर मेरा सारा ऐड करके 45 आ रहा होगा। आगे चलो, ये कह रहा है कैलकुलेट दी लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। लेस देन के अंदर हमेशा याद रखना है लेस देन वैल्यू, लेस देन मतलब हम ऊपर है नीचे देख रहे हैं, लेस देन ऊपर है मतलब अपर लिमिट, तो ये सारी अपर लिमिट्स प्रोवाइडेड है हमें, तो ये सारी अपर लिमिट्स हमको दे ही रखी हैं, 120 140 है ना, ये देखो तुम्हारे सामने ही है, 120 से 140 20 यूनिट्स का गैप है, तो यहाँ पे भी 20 यूनिट का गैप होगा, 100 से 120, 140 से 160, 160 से 180 एंड अबव 180 है तो 180 से 200। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, लोअर लिमिट फाइंड आउट करनी थी, कैलकुलेट द लोअर लिमिट। लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास कितना है, लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास कितना निकल कर आया, वो निकल कर आया 100, एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास वो कितना निकल कर आया, वो निकल कर आया 200, और हो गया हमारा आंसर 100। भाई ये देखो, ये कराया नहीं कराया, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सब तुमको कहां से दे रहा हूं भाई, जेन्युइनली बता रहा हूं, ये सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल और केवीएस सपोर्ट मटेरियल से है, जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो हम उस लेवल के क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं, क्या मैंने इस वन शॉट के अंदर तुमको उस लेवल की तैयारी कराई है, तो तुम खुद देखो। अब हमें इस इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, ये बता चुका हूं। सर क्या करेंगे, लोअर लिमिट के अंदर 0.5 सब्ट्रैक्ट, अपर लिमिट के अंदर 0.5 ऐड। 0.5 ही क्यों होगा, क्योंकि 9 से 10 में 1 यूनिट का गैप है, 1 को आधा बांटोगे तो 0.5 आएगा, इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगी, तुम करो, इसका आंसर मैं नहीं निकालूंगा, खुद निकालो। 4.5 से 9.5 आएगा, ये 9.5 से 14.5 आएगा, 14.5 से 19.5, 19.5 से 24.5 एंड 24.5 से 29.5, एंड ये इंक्लूसिव सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन हमने कर ही लिया तो खत्म। फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं,
होमवर्क के लिए एक चीज लेना, मतलब ये कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देना। मैं कहता हूं कि ना अब यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा होता 5 से 9, जो रुक जाओ, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देते हैं 0 से 8, 10 से 18 और 20 से 28, 30 से 38। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये इंक्लूसिव सीरीज है, इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। इन दोनों के बीच में 8 पे खत्म हो रहा है, 10 पे शुरू हो रहा है, तो 2 यूनिट्स का गैप है। तो अब मैं लोअर लिमिट में से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा और अपर लिमिट में क्या ऐड करूंगा। क्या मेरा आंसर यहां पर भी 0.5 और 0.5 होगा, या कुछ और ऐड होना चाहिए, या कुछ और सब्ट्रैक्ट होना चाहिए? जरा इसका आंसर देना मुझको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरा आंसर देना रीजन के साथ। बस मैं एक चीज बता देता हूं कि हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें जहां पर ये खत्म हो रहा था और अगला स्टार्ट हो रहा था 1 यूनिट का गैप था, बट अब ये जहां पर खत्म हो रहा है और ये यहां पर स्टार्ट हो रहा है, यहां पे 2 यूनिट का गैप है। तो तुम इसका आंसर बताना मुझे चैट बॉक्स में, ठीक है उस्ताद जी, चैट बॉक्स में आंसर बताओ। और 2 मिनट समरी के अंदर हमने आज सेकंड स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिक्स खत्म करा। स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो स्टेप्स रहते हैं, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये सारे स्टैटिस्टिक्स के स्टेप्स हैं। ठीक है, इनको एक एक करके हमें इस किताब के अंदर पढ़ना है। इसमें से सेकंड स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, आज हमने खत्म कर लिया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज फिनिश्ड। एक होमवर्क तुमको दे ही दिया है। अब भाई और ना एक ऐसा सा बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है, एक ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, ये भी अपने होमवर्क में रखना। ठीक है, ये केस स्टडी वाला है, तुमको पीडब्ल्यू का ऐप डाउनलोड करके नोट्स नहीं डालने, तो ये मैं क्वेश्चन तुम्हारे सामने खोल देता हूं, साइड हटा हुआ हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये क्वेश्चन भी कर लेना। ठीक है, ये केस स्टडी है एंड इसके बेसिस पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, उसके बाद ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस तो हम कर चुके हैं। बस हो गई भाई आज की क्लास खत्म। आज की क्लास खत्म और पैसा हजम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हमारा अब खत्म हो चुका है। ठीक है, 1 घंटा 20-22 मिनट जो भी हमारे लगे हैं, इसमें हमने पूरा कोई हल्का फुल्का नहीं, रिवीजन, क्विक रिवीजन नहीं है ये 1 घंटे 22 मिनट के अंदर हमने भतेरे क्वेश्चंस करे हैं एंड भतेरे क्वेश्चंस के साथ साथ भतेरे टॉपिक्स भी करे हैं। भतेरे मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, जितना हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। अब ये भी थोड़ा सा भाई प्रमोशन भी कर देते हैं हल्का सा, है ना। अब वैसे में नहीं, मतलब वैसे ही भाई समझ लो। ठीक है, ये तो तुम्हारे पास फ्री बैच है, इसमें सारा कंटेंट अवेलेबल है। ये जो पेस बैच अवेलेबल है, इसके बारे में जो मैंने बता ही दिया है तुमको, ये वाले पेस बैच में एनरोल कर लेना। इसमें तो फ्री कंटेंट सारा तुमको दे ही रहे हैं एंड इसमें भी बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि ना, एक चीज और तुमको ना, एक वो बताता हूँ ट्रेड सीक्रेट सभी टीचर्स का। कोई भी टीचर होगा ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि यूट्यूब के ऊपर ये 1 शॉट के अंदर ना वो कम कंटेंट दे, क्योंकि उसी से ही ना उसका नाम होता है कोई भी टीचर का, कि भाई वो उसका नाम ही वहीं से होगा कि यार 1 शॉट में क्या पढ़ाया है सर ने, यार इसका बैच खरीद लेते हैं। तो 1 शॉट ये जो फ्री सीरीज है, इसमें तुम्हें सफिशिएंट कंटेंट मिलता है, अच्छा कंटेंट मिलता है। बट स्टिल अगर तुमको और प्रैक्टिस या और क्वेश्चंस करने हैं तो गाइस ये उदय बैच है, उदय 1.0, उदय 2.0 भी आ गया है। उदय 2.0 में तुम्हारा भाई पढ़ाएगा तुमको। ठीक है, उसके अलावा उदय प्रो बैच में क्या होता है, उदय प्रो बैच में तुमको सब चीजों का एक्सेस मिल जाता है। उदय 1 का भी, उदय 2 का भी, उदय 3.0 भी आएगा, फास्ट ट्रैक बैचेस भी आएंगे, सबका एक्सेस मिल जाएगा। एंड ये कक्षा क्लासेस भी चल रही है, ये 100 बच्चों की स्पेशल क्लासेस होंगी, जिसमें इंटरैक्टिव सेशन रहेगा। मतलब सब चीजें सेम होंगी, टीचर्स सेम होंगे, बस स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे, तो शायद स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन ज्यादा हो जाए इस बैच के अंदर, तभी ये इतना महंगा है। ठीक है, अदरवाइज कंटेंट सब में सेम है भाई, कंटेंट सबका सेम है।
बट बताना हमारा काम है, हमको भी पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, तो बताना हमारा काम है। ठीक है गाइस, कंटेंट सबके अंदर सेम है गाइस। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई होप दिस वन शॉट इज वेरी फ्रूटफुल टू यू, है ना। एंड अगले सेशन में आप लोगों के साथ मिलेंगे, अगले वन शॉट में मिलेंगे एंड एक और चैप्टर का खलासा कर देंगे, एक और चैप्टर को जड़ से निपटा देंगे। ये वन शॉट है जड़ से निपटाने के लिए, ऊपरी ऊपरी काम नहीं करना है, बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे समस्या को। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखते हैं एंड अगले वन शॉट में मिलेंगे आपसे।